रूस के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रूस ने एक बार फिर से अपने न्यूक्लियर पनडुब्बी तैयार कर ली है। रूस ने खैबरोव नाम की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है और उसे अपने जंगी बेड़े में शामिल भी कर लिया है। रोबोटिक वेपन से लैस ये खैबरोव पनडुब्बी बेहद ही घातक है और ये न्यूक्लियर हथियारों से लैस है, सक्षम है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर से ही चलती है। यानी अब रूस के बेड़े में एक और नया परमाणु हथियार शामिल हो गया है। आखिर रूस की परमाणु पनडुब्बी खैबरोव के लॉन्च होने से इतनी ज्यादा खलबली क्यों है? अमेरिका परेशान क्यों है और अमेरिका के साथ साथ बाकी तमाम नाटो देश भी क्यों परेशान है? इसकी खासियत क्या है? अगर आप देखें, यह है वो परमाणु पनडुब्बी जो हम आपको बता रहे हैं और सबमरीन पर तैनात है 4 परमाणु आप कह सकते टॉर्पीडोज, यानी 4 टॉर्पीडोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पनडुब्बी के अंदर। एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल से लैस है और परमाणु रिएक्टर से ही ये चलती है। इसके अलावा एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि परमाणु रिएक्टर से चलने वाली ये पनडुब्बी है। यानी जो कन्वेंशनल पनडुब्बीज होती हैं जो डीजल से चलती हैं दूसरी चीजों से, उसके कंपैरेटिवली लंबे समय तक ये समुद्र के अंदर रह सकती है। इसकी लंबाई 113 मीटर की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर के करीब की है। न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में हम बता रहे हैं और पानी के अंदर 30 से 32 नॉट के प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। इसकी रफ्तार भी बेहद इंपॉर्टेंट है और माना जाता है कि 500 मीटर तक नीचे, यानी जो डेप्थ है इसकी, जो समंदर के नीचे ये डेप्थ में जा सकते ऑपरेशनलाइज हो सकती है, वो 500 मीटर की है। नॉर्मली 300 से 400 के करीब होती है, इसकी 100 मीटर है और इसी वजह से इसको ज्यादा घातक माना जाता है। अब खैबरोव की लॉन्चिंग के बाद पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर रूस ने 2 बड़े परीक्षण किए, 2 हथियार जोड़े जो उसकी समुद्री ताकत को दर्शाता है। अगर आप देखें, पोसाइडन जो उसकी एक मिसाइल है, टॉर्पीडो है, न्यूक्लियर टॉर्पीडो है, वो उसने लॉन्च किया और खैबरोव यानी ये वो परमाणु पनडुब्बी है जो लगातार रूस की तरफ से इसका सफल परीक्षण, इसका इंडक्शन किया गया। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? आर्कटिक इलाके में इसको लॉन्च किया गया, इसको टेस्ट किया गया और सेवमास शिपयार्ड में इसे लॉन्च किया गया। खुद रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इसकी लॉन्चिंग में, इसके इंडक्शन में शामिल हुए थे। अब इसके अलावा रेडियोधर्मी समुद्री लहरों से तबाही की क्षमता ये रख सकती है। सबमरीन पर तैनात है 6 परमाणु टॉर्पीडोज, यानी 6 परमाणु टॉर्पीडोज बहुत बड़ी बात होती है। असीमित दूरी तक तय करने के लिए सक्षमता रखती है, यानी इसकी जो दूरी है उसकी कोई रेंज नहीं है। पानी में इसकी गति, इस सबमरीन की जो गति है वो 30 से 32 नॉट प्रति घंटे की रफ्तार से है। अब इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर लंबाई है और उसकी यानी जो सबमरीन की लंबाई है वो करीबन 113 मीटर की लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है। इसके अलावा पोसाइडन की बात करें, परमाणु शक्ति से लैस टॉर्पीडोज हैं और परमाणु रिएक्टर चलाने वाली पनडुब्बी हम आपको बता रहे थे। और इसमें खास बात यह भी, इस पनडुब्बी में रूस ने एक नए फेज के परमाणु पनडुब्बियों का इंडक्शन करना शुरू कर दिया है। तो आपने देखा कि कैसे रूस लगातार परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रूस और चीन मिलकर समंदर में साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। रूसी प्रशांत बेड़े के जहाजों ने जापान सागर में एक कृत्रिम दिशे पनडुब्बी की खोज की और उसे नष्ट करने के लिए चीन के साथ एक साझा अभ्यास किया है। इस अभ्यास में सतही जहाज यानी जो सरफेस शिप है और विमान उपकरण और दोनों शामिल कर दोनों ने इसकी जॉइंट ऑपरेशन किए हैं, जॉइंट आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज की है, जिसकी तस्वीरें भी रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने साझा की है। यानी ना सिर्फ अपने सैन्य बेड़े के तौर पर, सैन्य आप कह सकते हैं कि चैनल पर, बल्कि अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स में भी अपनी क्षमताएं, अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। और इन बड़ी खबरों पर हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ के सिन्हा सर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अंशु जोशी जी भी जुड़े हैं। के सिन्हा सर, आखिरकार रूस करना क्या चाहता है? इस तरीके की एक नई आप कह सकते हैं न्यूक्लियर रेस छेड़ देना, पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं कि उसमें शामिल कर लेना, एक बहुत ही घातक परिणाम इसके होने वाले हैं। जय हिंद सुमित, जो आपने चीज़ें बताई इसके पहले, देखिए रूस का मेन एम है आर्कटिक रीजन में अपने वर्चस्व को बना करके वहाँ पर उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ले जाना। और वो इलाका लगता है इंडो पैसिफिक से भी, खास करके जो आपने साउथ चाइना सी की बात की, या आप जापान, सी ऑफ जापान है, या उसका कुर्ली आइलैंड है, वो इलाका है, अलास्का उसके साथ आता है। ये बैटल तो वही शिफ्ट होगी जैसे ही आप
ट्रांस अटलांटिक रीजन में देख रहे हैं, जैसे रूस के पक्ष में जमीनी हालात तो उनके पक्ष में टोटल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यही कारण है कि रूस वहाँ पर उन चीज़ों को नहीं करेगा जो उसकी मिलिट्री एम्स को में नाटो भी शामिल है। नाटो पे उसमें हमला नहीं करना है, पर नाटो को कहीं ना कहीं वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और मोरलेस उसने न्यूट्रलाइज कर लिया है। नाटो टोटल एक्सपोज्ड है। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए 3 से 4 मेरा आकलन था कि इनको पूरा का पूरा अपने मिलिट्री एम जो कि यूक्रेन के अंदर है उसको एम करने में लगेगा। ये जो विंटर का जो समय आएगा आप देखिएगा, क्योंकि जो मेन टारगेट्स हैं जिसमें आपको पता है पैक्रोवेस्क है या कुपियांस से लेकर पैक्रोवेस्क, वो उनके अंदर आने वाला है। 1,70,000 फोर्स बहुत बड़ी होती है जमीन पर। प्रतिदिन तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर वो इलाके को कैप्चर कर रहे हैं, और 4 पॉकेट्स में 10,000 से भी ज़्यादा यूक्रेनियन सोल्जर्स उनके घिरे हुए हैं। सरेंडर करने की पूरी है और सरेंडर हो भी रहा है। ये आ नहीं रही है वेस्टर्न मीडिया में। दूसरा जो आपने बताया, खास करके आप देखिए बुराब्रेशनिक जो उनका न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स का उन्होंने टेस्ट करके अचंभित कर दिया पूरे विश्व के अंदर में, जो कि ऐसी मिसाइल है। दूसरा आपने अभी बताया पनडुब्बी के बाद में खाबरोक जो है, ये पनडुब्बी जो है ये नए किस्म की पनडुब्बी है। उनके पास 30 पनडुब्बीज हैं न्यूक्लियर पावर्ड, बिल्कुल। मगर कोरला आइलैंड के ऊपर में जहां नदन फ्लीट्स हैं जो कि आर्टिक का इलाका है, वहां पर ये जो आपने बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट है 500 मीटर डेप्थ के अंदर में इसको ऑपरेट करना। कोई भी इसके पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आप जब टारपीडो मारते हैं जो अमेरिका के पास में ना वेस्टर्न पावर के पास में है कि इसको हिट किया जा सके, इसको देता है स्टेल्थ कैपेबिलिटी। और उसके अंदर में आपने बताया पोसाइडन जो उनका टॉर्पीडो है, दिस इज आल्सो न्यूक्लियर पावर, और 6 न्यूक्लियर पावर तो ये टॉर्पीडोज उसमें, बिल्कुल इनके निशान। बिल्कुल सर, क्योंकि उसमें 6 न्यूक्लियर पावर आप कह सकते हैं टॉर्पीडो। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। एक्चुअली देखिए 6 एक तो आपका न्यूक्लियर ये सबमरीन है, उस न्यूक्लियर सबमरीन की उसकी उन्होंने पूरी की पूरी कैपेबिलिटी बदल दी है। 500 मीटर तक वो ऑपरेट कर सकता है, उसको स्टेल्थ देती है, उसको प्रोटेक्शन देती है, और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। आपने इसको बताया पूरे, तो ये हाइपरसोनिक स्पीड तो नहीं है, मगर देखिए सबमरीन्स बहुत धीरे चलती हैं, मगर ये जो स्पीड इन्होंने बताया है जो आपकी ध्वनि की गति से ज्यादा, ये है ही नहीं इनके पास, किसी के पास क्षमताएं। और खास करके आर्टिक रीजन में, क्योंकि इनका 30 साल का उनकी बढ़त है आर्टिक रीजन में। 30 साल, अमेरिका 30 साल पीछे है। 3 पनडुब्बी हैं उनके पास, आइस कटर, 3 आइस कटर हैं बस। सारा सवाल वही है के सिन्हा सर, सारी बातें वही हैं कि सर सारी बातें वही है कि देखिए कहा तो जा रहा था कि जो बाइडेन के बाद अब जब ट्रंप आएंगे तो शायद युद्ध रुक सकता है, क्योंकि उनकी सबसे बातचीत हो रही है। अंशु जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये युद्ध और ज्यादा भड़क गए? अब ऐसा लग रहा है कि देखिए एक नए फेज में जा गए हैं ये युद्ध, जहां पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार मंडराने लगा, क्योंकि आज ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पर सुमित, पूरी दुनिया ने ये आशा लगाई थी और ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन्स में लगातार ये स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि यदि वे राष्ट्रपति फिर से बन के आते हैं तो इन दोनों ही युद्धों को, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास युद्धों को वो समाप्त करवाएंगे। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध तो हाल फिलहाल समाप्त होते हुए नहीं नजर आ रहा है, और कितने ही कोशिशें होली इनको बिठाकर डिप्लोमेटिक टेबल पर ऑफिशियल्स को बातचीत करवाने का भी प्रयास किया गया। अलास्का मीट भी मैं तो उसको असफल ही मानती हूँ। जेलेंस्की का भी भरोसा धीरे धीरे इन नाटो जितने मेंबर्स हैं, हालांकि सहायता तो वहीं से मिल रही है पर घटता जा रहा है। इसके पीछे आप कूटनीतिक कारणों को समझे सुमित, तो हमें पूरी परिस्थिति स्पष्ट होते हुए नजर आएगी। बिंदु नंबर 1, जो जीते हुए एरियाज है वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के एरियाज है, जैसे डोनबास जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है यूक्रेन का। फिर आप देखिए कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर्ड, वहां पर पूरा सबसे बड़ा यूरोप का एक स्टेशन है। फिर आप देखिए कि जो दूसरे लुगांस्क और डोनेस्क जैसे एरियाज है उनका अपना आर्थिक और स्ट्रेटेजिक महत्व है। इन जीते हुए एरियाज को पुतिन वापस नहीं करना चाहते, और न सिर्फ वापस नहीं करना चाहते, वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी, वही बात है कि देखिए पुतिन उन इलाकों को वापस नहीं करना चाहते और नए इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। अब आपको एक बड़ी उपलब्धि हम आपको बताते हैं कि कैसे रूस को जमीनी तौर पर मिल रही है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर अपना दबदबा, और आपको दिखाता हूं कि पेट्रोवस जिसका जिक्र खास
खासतौर पर जनरल के सिन्हा भी कर रहे थे, वो इलाका अब रूस के कब्जे में आने वाला। अगर आप देखें अगस्त 2025 में रूस का कब्जा कहां पर हुआ है, तो अब रूस का जो धीरे धीरे है, जो डिनिप्रो नदी है उसके पास यानी प्रोत्रुवस्क का ये इलाका जो है, यहां पर भी रूस अपने कब्जा करता जा रहा है। यह है डोनेट्स्क और ये आप कह सकते हैं लुहांस्क और डोनबास का इलाका, और यह है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट या ज़ैपोरिज़िया के इलाके जहां पर रूस ने पहले ही अपने कब्जे में ले रखे थे। अब रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और प्रोक्रोवस्क का जो इलाका है यहां पर 1,70,000 से ज्यादा सैनिकों की डिप्लॉयमेंट रूस ने कर दी है। यानी आप मानिए अब रूस धीरे धीरे अपनी जो बफर जोन्स हैं उनको आगे एक्सटेंड करता चला जाएगा और फिर इन इलाकों को अपने हाथ में ले लेगा। और शायद यही इस समय सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है यूक्रेन के लिए। अब आपको एक और नक्शे के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस यूक्रेन के शहर शहर पर अपना कब्जा जमा लेता है। यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका होगा। अगर आप देखें तो यह प्रोक्रोवस्क और यह है मिर्नोहड का इलाका। अब जो एरिया आप देख रहे हैं, जो लाल एरिया है, ये ज्यादातर वो एरिया बताए जा रहे हैं जहां पर धीरे धीरे रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। यानी अब अगर आप देखें तो 60% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है और इन इलाकों के अंदर भी रूस की सेना बहुत ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है। 1,70,000 से ज्यादा सैनिकों की डिप्लॉयमेंट रूस की तरफ से कर दी गई है।